हेलो लखनऊ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 अकाउंटिंग टर्म्स जो कि आपकी नॉलेज को और अच्छे से बढ़ा देगी। यानी कि आप अगर क्लास 11 में हैं तो आप अच्छी तरीके से जनरल एंट्री पास कर पाएंगे। और ये 5 अकाउंटिंग टर्म आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी क्लास 11 में। बाकी उसके बाद भी आप क्लास 12 में जाएंगे तो जनरल एंट्री क्या होती है, बेसिक चीज़ें होती हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और जनरल एंट्री के लिए आपको ये टॉप 5 टर्म्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोग जनरल एंट्री भी कर पाएंगे। तो टॉप 5 टर्म्स है कौन कौन सी? पहला एसेट, दूसरी लायबिलिटी, तीसरी एक्सपेंस, इसके साथ में लॉस को भी लेंगे हम लोग। फोर्थ इनकम, इसके साथ में गेन को भी लेंगे हम लोग। फिफ्थ कैपिटल आपका इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, मेन आपके ये 4 हैं जो कि आपको जनरल एंट्री में हेल्प करेंगे। अब इनको के बारे में जानने से पहले आपको क्या है कि इसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए। तो असेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट। एक्सपेंस या फिर लॉस का नेचर होता है डेबिट। इसका नेचर होता है क्रेडिट और इसका भी नेचर होता है क्रेडिट। तो हम कैपिटल पे फोकस करेंगे नहीं, बस आपको बता देता हूँ कैपिटल होती क्या है। किसी भी बिजनेस में वो पार्टनरशिप हो या प्रोप्राइटरशिप हो, उसमें अगर कोई ऑनर पैसा लगाता है तो उसे हम क्या मान के चलते हैं? कैपिटल मान के चलते हैं। और कैपिटल आपका क्यों ही मानते हैं? और कैपिटल का नेचर क्या है? क्रेडिट। और ये कि जो जिस भी बिजनेस में वो पैसा लगा है वो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होती है कैपिटल। भले ही उसके ऑनर ने वो पैसा लगाया है फिर भी हम उसको लायबिलिटी मानते हैं कैपिटल के तौर पे। बिकॉज हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि आपको ये करने को कहता है कि भले ही ऑनर का वो बिजनेस है लेकिन अगर वो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस उसे सेपरेट मानते हुए एक लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट करेगी उसकी कैपिटल को। सेम अगर वो पैसा निकालता है तो उस पैसे जब वो पैसा निकालते हैं तो वो हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं एज अ ड्राइंग। क्लियर है आप लोगों को? तो इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करने वाले नहीं हैं। अब बात करते हैं हम लोग एसेट की कि एसेट क्या है। अगर हम लोग एसेट की बात करें, एसेट का मैंने आप लोगों को नेचर बता दिया है कि एसेट का नेचर डेबिट होता है। अब एसेट्स के टाइप क्या क्या हैं? पहले होती हैं करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और एक होता है फिक्टिशियस एसेट। तो 3 टाइप की एसेट होती हैं। जनरली आपको क्वेश्चंस में ये 2 एसेट मिलेंगी, इसका कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है, बट आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जब आप बड़ी क्लास में धीरे धीरे जाएंगे तो आपको वहाँ पे फिक्टिशियस एसेट काफ़ी दिखेंगे। खासकर आपको फाइनेंशियल जब भी बैलेंस शीट मिलती है आपको, तो बैलेंस शीट में ये आपको मिल जाते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट समझ लेते हैं ऐसी एक तरह से आपके ये लॉसेस होते हैं जो राइट ऑफ नहीं हुए होते हैं। जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट कराया, बहुत बड़े अमाउंट का एडवर्टाइजमेंट का वो खर्चा था, तो हमने उस खर्चे को हमने एक ही साल में राइट ऑफ ना करते हुए अगले 10 साल में राइट ऑफ करने का डिसीजन लिया। तो पहले साल जितना राइट ऑफ हो जाएगा उसके बाद 9 साल के लिए वो बना। सपोज टोटल आपने 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट कराया, अब आपको इसके 10 साल में राइट ऑफ करना है, तो हर साल कितना राइट ऑफ करेंगे आप? 10 साल। तो अगर पहले साल 10,000 राइट ऑफ हो गया तो अगले 9 साल के लिए कितना बच गया? 90,000 रुपये। तो वो 90,000 रुपये आपके बैलेंस शीट में एज अ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से शो होगा 90,000। ठीक है, क्योंकि अगर आपने उसे प्रॉफिट में से माइनस कर दिया होता तो आपका लायबिलिटी साइड वो कम हो चुका होता, लेकिन आपको जो लायबिलिटी साइड है प्रॉफिट है 90,000 से ज़्यादा आ रहा है, तो उसको कवर अप करने के लिए भी हम लोग एसेट साइड में एक डमी एसेट के तौर पे 90,000 को शो करते हैं। बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि एसेट बराबर लायबिलिटी होता है, तो इसलिए होता है ये। अब चलते हैं करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट के ऊपर। करंट एसेट क्या होता है? ऐसी एसेट जो विद इन 12 मंथ्स तक ही चलती है या 12 महीने में उसको राइट ऑफ हो जाती है, पूरी वो खत्म हो जाती है उसकी वैल्यू। जैसे कि यह हमारे पास वो रहती नहीं है एसेट 12 महीने के बाद में, यानी 12 महीने तक रहती है। जैसे एग्जाम्पल्स में ये करंट एसेट हो क्या कह सकती हैं? डेटर्स, यानी कि जिनसे हमें पैसे लेने हैं, हमने उन्हें क्रेडिट सेल करी होगी या हमने उन्हें उधार पैसा दिया होगा 12 महीने से कम के लिए, तो हमारे डेटर्स बन जाएंगे।
तो डेटर्स क्या होते हैं, जनरली 12 महीने के अंदर अंदर पैसा दे देते हैं। हम इतना भाई हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो क्या हम एक ही साल से ज़्यादा का समय देंगे उन्हें पैसा पेमेंट करने के लिए? जनरली ऐसा होता नहीं है। तो 12 महीने में डेटर्स ख़त्म हो जाते हैं हमारे, 12 महीने के अंदर अंदर। कैश, आप सब लोगों को पता है कि कैश की जो वैल्यू है हमेशा घटती रहती है। अगर आज आपके पास 10 रुपये है तो आज से 10 साल बाद उस 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये नहीं रहेगी, क्योंकि आज आप 10 रुपये में कोई सामान खरीद रहे हैं तो 10 साल बाद 10 रुपये में उतना सामान आपको नहीं मिलेगा। सपोज आज आपको 10 रुपये में तो नहीं है, 40 रुपये में 1 किलो चीनी मिलती है। तो आज से 10 साल बाद आपको हो सकता है 40 रुपये में 800 ग्राम चीनी मिले। तो इससे क्या हुआ, 40 रुपये की वैल्यू कम हो गई। पैसे की वैल्यू क्यों है? क्योंकि हम उसे खुद खरीद सकते हैं। तो इस 40 रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। जहां आपको 10 साल पहले 1 किलो चीनी मिलता था, अब आपको 800 ग्राम चीनी मिलता है। तो इससे क्या होता है, 10 साल बाद 40 रुपये की वैल्यू कम हो गई है। अब आपको 1 किलो चीनी 60 रुपये में मिलेगा। तो समझ आ रहा है, 40 रुपये अब क्या हो गया, 60 रुपये हो गया है। इसलिए हम कभी भी अपने कैश को ब्लॉक करके नहीं रखते हैं। तो कैश भी आपका 12 महीने के अंदर आता जाता रहता है, आपके पास फिक्स पड़ा नहीं रहता। इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे स्टॉक आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का गुड्स होता है। अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा है तो जाहिर सी बात है आप इस साल उसको प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर ही लेंगे। तो 12 महीने तक वो चलेगा आपके पास। और उसके बाद जैसे आपके फिनिश गुड्स हो गए, अब आपने गुड्स बना लिया है तो जाहिर सी बात है आप उसे बेच देंगे, आप उसे अपने पास रखेंगे तो नहीं। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स होते हैं करेंट एसेट के। अब बात करते हैं नॉन करेंट एसेट। आसान है दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगाना। करेंट एसेट जो 12 महीने तक की होती हैं, और नॉन करेंट एसेट जो कि फिक्स होती है और 12 महीने से ज़्यादा की होती है, 1 साल से ज़्यादा की होती है। तो इसमें इसके भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। इसको हम टेंजिबल और इंटेंजिबल के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। इससे इसका भी एक पार्ट होता है जिसमें फिक्स एसेट आता है। नॉन करेंट एसेट का एक टाइप है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों होती हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, मशीनरी, फर्नीचर और प्लांट, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। आपके घर में एसी पड़ा है, कूलर पड़ा है, फैन पड़ा है, ये सब क्या है, आपकी टेंजिबल एसेट हैं और फिक्स एसेट हैं। टेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो ये सब होती है इंटेंजिबल एसेट, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। टेंजिबल एसेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जब भी आप इसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। अब कोई चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो आप उसे देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, तो वो आपकी इंटेंजिबल एसेट होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं गुडविल, पेटेंट। ये कुछ आपके राइट्स होते हैं जो आप अपने, जैसे आपने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करा तो 10 साल बाद आपके उस प्रोडक्ट की काफ़ी वैल्यू हो गई है और काफ़ी क्वालिटी में भी अच्छा है, तो आप लोग क्या करते हैं, गुडविल करा लेते हैं। ताकि या ये तो खैर प्रोडक्ट की बात हो गई, आप अपने नाम पे भी गुडविल करा सकते हैं। जैसे रिलायंस हो गया, उन्होंने अपने गुडविल करा रखी कि उसी सेम नाम से कोई अदर बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे क्या होता है, कंज्यूमर्स में कन्फ्यूजन पैदा होती है और इससे उनकी बिजनेस को नुकसान भी होता है। नुकसान कैसे होगा, क्योंकि कोई उनके नाम को यूज़ करके प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो लोग वो करने देना नहीं चाहते, इसलिए वो लोग एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, गुडविल करा लेते हैं अपने बिजनेस पे, अपने प्रोडक्ट पे, या पेटेंट करा लेते हैं, जिससे कोई उनके प्रॉफिट को कोई अपना प्रॉफिट ना समझ, उनके प्रॉफिट से या उनके नाम से कोई अपना प्रॉफिट जनरेट ना कर पाए। तो वो होती है इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, यही नॉर्मली आपको याद रखना है। तो अब आपको करेंट टोटल एसेट्स के बारे में पता लग गया होगा। टोटल एसेट का नेचर होता है डेबिट। अब इसमें कोई सी भी एसेट हो, सबका नेचर आपको डेबिट ही रखना है, डेबिट ही होंगे। करेंट एसेट हो तो डेबिट नेचर है, नॉन करेंट एसेट का भी नेचर डेबिट ही रहेगा, और फिक्टिव एसेट का नेचर भी डेबिट होगा, क्योंकि ओवरऑल एसेट का नेचर ही डेबिट होता है। तब हम बात करेंगे लायबिलिटी की। मैंने लायबिलिटी का भी आपको नेचर स्टार्टिंग में बता दिया था, क्रेडिट नेचर होता है। लायबिलिटीज आपकी 2 टाइप की होती है, 3 टाइप्स की नहीं होती, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। तो जैसे कि हमने एसेट में पढ़ा था कि करेंट एसेट क्या होती है, जो विद 12 मंथ्स होता है, सेम
करेंट लायबिलिटी विद इन 12 मंथ्स वाली होती हैं और नॉन करेंट मोर देन 12 मंथ्स। इसको लोकल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आपने किसी को पैसा 1 साल तक के लिए दिया है उधार, तो आप सॉरी आपने किसी से पैसा लिया है उधार 1 साल तक के लिए, तो वो करेंट लायबिलिटी है। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है 1 साल से ज़्यादा के लिए, जैसे बैंक लोन, आपने बैंक से लोन ले रखा है 5 साल के लिए, तो वो जो बैंक लोन है आपका क्या बन जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। और अगर वही लोन आपने किसी पर्सन से ले रखा है 1 साल से कम के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वो क्या बन जाएगी, करेंट लायबिलिटी। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें जो आपको जनरली देखने को मिलेंगे, लायबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है उधार। आपने किसी में पैसा उधार लिया है या कोई चीज़ उधार ली है, वो आप ज़्यादा समय के लिए भी ले सकते हैं, कम समय के लिए भी ले सकते हैं। वही उन चीज़ों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो पहला होगा क्रेडिटर्स, यानी कि आपने इनसे पैसा उधार ले रखा है, उधार यानी कि आपने इनसे परचेज करा था उधार में, तब आपको उनको पैसे पेमेंट करना है, पेमेंट आपकी पेंडिंग है। अगर आप सेल उधार में कर सकते हैं तो आप खरीद भी उधार में सकते हैं। तो अगर आप बेचेंगे उधार में तो डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं, और अगर आप खरीदेंगे उधार में तो क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, करेंट लायबिलिटी। इसके बाद होता है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल मतलब क्या होता है कि आपको किसी को पेमेंट करनी थी, आपने उसी टाइम पैसे ना लेकर आपने एक बिल उनको दे दिया, उसमें लिख दिया कि आपको आज से 3 महीने बाद उनको इतना अमाउंट, आप अमाउंट में स्पेसिफाई करेंगे कि 10,000 रुपये आपको 3 महीने बाद देना है। तो बिल्स पेएबल क्या है, आपकी वो भी लायबिलिटी होती है जिसे आप एक कागज़ के टुकड़े पे लिख देते हैं कि आपको इतनी पेमेंट उन्हें देनी है, तो बिल्स पेएबल है। अब बात करते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, बैंक लोन, या मेनली आपका बैंक लोन है या कोई अदर टाइप का लॉन्ग टर्म लोन। आप किसी कंपनी से भी लोन ले सकते हैं, बैंक से तो लोन ले ही सकते हैं। तो ये आपके लायबिलिटी होते हैं, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। इनका भी नेचर क्रेडिट है, पूरी लायबिलिटी का नेचर ही क्रेडिट नेचर का होता है। तो अभी तक हमने एसेट का पढ़ लिया कि एसेट का नेचर क्या है, एसेट क्या होती हैं, एसेट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, एसेट के टाइप्स क्या हैं, लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी का नेचर क्या है, उसके एग्जांपल क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें पता होंगी तभी आपके पास अगर कोई नई टर्म आ जाएगी और आपको पता है कि होती क्या, इसका मतलब क्या है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो एसेट है या फिर लायबिलिटी। अब जब वो पता लग जाएगा तो नेचर तो आपको पता ही है, तो आप आसानी से एंट्री पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंस। इसके साथ में लॉस भी लेके चल रहे हैं। एक्सपेंस मतलब क्या होता है कि आपने कुछ, एक्सपेंस मतलब खर्चा, और लॉस मतलब क्या होता है, लॉस मतलब खर्चा तो नहीं होता, लॉस मतलब होता है नुकसान, खर्चा नुकसान। अब सपोज करते हैं आपने आप एक सैलून में गए, आपने हेयर कट करवाया और आपने उसे पैसे दिए, तो जो हेयर कट है आपका एक्सपेंस है वो, ठीक है। एक्सपेंस का सीधे सा मतलब होता है कि आप अगर कुछ पैसे दे रहे हैं तो आपको उसके बदले में कुछ रिसीव भी होता है, या आपने कुछ कंज्यूम करा होता है तभी आपने पेमेंट करी होती है। लेकिन लॉस के केस में क्या होता है, सिर्फ आपके पास से ज़्यादा है, कुछ आपको रिटर्न में मिलता नहीं है। एक्सपेंस में आपको रिटर्न में कुछ मिलता है, गुड्स मिल सकते हैं, सर्विस मिल सकती है आपको रिटर्न में, क्लियर है आप लोगों को। और एक्सपेंस करने में आपको प्रॉफिट भी जनरेट होने की संभावना दिखती है, तभी आप एक्सपेंस भी करते हैं। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपने कुछ परचेज करा, तो परचेज एक एक्सपेंस है, लेकिन आपने एक्सपेंस क्यों करा, आपको पता है कि इन फ्यूचर आपको इसी माल को आप जब आप बना लेंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको प्रॉफिट अर्न होगा सेल के द्वारा। तो एक्सपेंस के रिटर्न में हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ आता ही है। लेकिन लॉस के केस में क्या होता है कि आपको रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है, आपके पास है सिर्फ ज़्यादा है। तो इसका तो हमने समझ लिया कि डेबिट नेचर है। अब लॉस का एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, बैड डेट्स। बैड डेट मतलब हमने डेटर समझा था अभी एसेट में कि जिनको हमने उधार में सेल करी होती है तो उनसे पैसा लेना होता है। तो सपोज हमारे पास 10 हज़ार के 2 डेटर थे, यानी कि टोटल 20,000 लेने थे, 2 डेटर से 10 हज़ार करके। अब उनमें से एक डेटर पैसे लेके भाग गया, या फिर इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया, मैं वो पैसा दे ही नहीं सकता, हम उससे पैसा कैसे भी करके अब रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो डेटर थे 10,000 रुपये लेने थे वो क्या हो गए, अब नहीं मिल पाएंगे आपको, यानी कि वो लॉस हो गया। तो आपके पास से सिर्फ गया ही था, क्लियर है। आपने उनको धार में सेल करा था तो आपके पास से वो गुड्स गया, रिटर्न में कुछ आ ही नहीं पाया। अगर आ जाता तो आपका वो एक्सपेंस बन जाता या इनकम बन जाती, बट इस केस में क्या बन जाएगा, वो लॉस बन जाएगा, क्योंकि आपके पास से सिर्फ सेल के थ्रू गया था। जब लेने की बारी आई तो नहीं दे पाया, या वो भाग गया लेके, तो बैड डेट बन गया।
अब एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस तो काफ़ी हैं, जैसे सैलरी आप दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, और भी काफ़ी, कैरेज, कन्वेंस हो गया। एक्सपेंस आपको जनरली पता है कि आपने किसी भी टाइप का एक्सपेंस, कुछ भी आप एक्सपेंस कर सकते हैं। आपने एक मार्कर लिया, ये भी खर्चा है, ठीक है। तो एक्सपेंस मैंने समझ लिया, लॉस भी समझ लिया। अब बात करते हैं इनकम की, जो कि हमारा लास्ट है। मैंने कैपिटल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैपिटल क्या होती है। तो अब एक्सपेंस की बात करते हैं, सॉरी एक्सपेंस तो हो गया, इनकम की बात करते हैं। इनकम और यहाँ पे क्या था, गेन। दोनों का ही नेचर क्रेडिट नेचर का होता है, दोनों ही क्रेडिट नेचर होते हैं। अब समझते हैं इनकम। आपने सेल करी, वो इनकम है। आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपने बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो ये सब क्या होती है, इनकम के सोर्स होते हैं, वो इनकम होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन इनकम दोनों में मेन डिफरेंस, दोनों ही आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा के देती है, दोनों ही आपको एक तरह से प्रॉफिट है। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनकम आपको रेगुलरली मिलती है, लेकिन गेन क्या होता है, रेगुलर नहीं होता, ये इररेगुलर होता है, ठीक है। गेन जैसे कि आपके गोडाउन में कुछ गुड्स थे जो कि जिनमें गलती से आग लग गई या फिर वो चोरी हो गए, और आपने उनका इंश्योरेंस करा रखा था। अब आपको जो उन गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, वो आपकी इनकम नहीं है, वो गेन है, ठीक है। क्योंकि आपके हर महीने आपके गोडाउन में आग नहीं लगती, चोरी नहीं होती, और आप हर महीने इंश्योरेंस नहीं कमाते। तो कभी कभार होता है, या नेचुरल कोई डिजास्टर आ गया, तो नेचुरल डिजास्टर से तो खैर इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा नहीं, तो नेचुरल डिजास्टर आपका लॉस बन जाता है, ठीक है, वो एक्सपेंस नहीं होता। सेम ये गेन हो गया। और इनकम तो आपकी रेगुलर इनकम होती है, जिसका आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन एफडी या सेविंग अकाउंट, या डिविडेंड मिल रहा है आपको। आपने सेल करी है, सेल इज ऑल्सो योर इनकम। तो ये होता है इनकम गेन, इनका भी नेचर क्रेडिट होता है। तो आपके पास काफ़ी पॉइंट्स आ सकते हैं। तो आप अगर आपको ये पांचों चीज़ें पता हैं तो आप आसानी से जर्नल एंट्री कर सकते हैं। 5 नहीं, मेनली 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे आपकी जो जर्नल एंट्री करना आप आसानी से जर्नल एंट्री पास कर पाएंगे, और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इससे आपको इनके नेचर भी याद हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दें आप, और कमेंट करके बताएं कि कुछ छूट गया, या कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया, या कोई अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं दे पाया। आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर आपको एक आइटम के बारे में जानना है कि ये क्या होते हैं, एसेट लायबिलिटी, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो स्टे होम, स्टे फोकस्ड, थैंक यू।